तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1973 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो सबसे पहले किस नेशनल पार्क के अंदर शुरू हुआ था। ये नेशनल पार्क्स के नाम हैं, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था ये पूछा गया है। तो देखिए ये किस डेट में शुरू हुआ था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1973 में ये शुरू होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया जाता है 1973 के अंदर, और ये शुरू होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, दिस इज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड। और इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किसने किया था, लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने लॉन्च किया था। बट हम अगर जो बात करें एट प्रेजेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, वो हैं भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर व्हिच मेक्स द अर्थ वार्मर कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। गैसें वायुमंडल में गर्मी को फंसाती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। वो कौन सी गैसेस हैं यहाँ पर, एलिमेंटल गैसेस या कंपाउंड गैस, नोबल गैस या ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं आपकी, मीथेन होती है, कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, पर फ्लोरोकार्बन्स है। ये सारी जो गैसेस हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। जो क्या करती हैं, अर्थ पर जो सन की रेडिएशंस आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देती हैं, वार्म अप कर देती हैं। और उससे क्या होता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है, वो क्या करते हैं, मेल्ट करना चालू होते हैं। तो मेल्ट होते हैं, उससे सी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो वो है केबुल लामजाओ। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मणिपुर के अंदर। दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क फॉर द ब्रो अल्टर्ड डियर, ब्रो अल्टर्ड डियर के लिए, जो कि एक एंडेंजर्ड डियर की स्पीसीज है दुनिया में। उसके कुछ जो कहते हैं ना कुछ प्रजातियां या कह लीजिए कुछ नंबर्स में जो डियर्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो लोकटक लेक। लोकटक लेक, लोकटक लेक जो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसका ये पार्ट है। लोकटक लेक भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर अगर जो हम मोर स्पेसिफिकली बात करें कि किस जगह पर है, तो ये है बिष्णुपुर, एक जगह है वहाँ पर, बिष्णुपुर। बिष्णुपुर नाम की जगह जो है, वहाँ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली, उसमें वहाँ पर आपको देखने को मिलता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर जो हम बात करें, यहाँ पर एक दिया हुआ है एराविक एराविकुलम। एराविकुलम देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ पर होगा, दिस इज इन केरला। ये केरला के अंदर नेशनल पार्क है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, दिस इज इन उड़ीसा के अंदर। और नामदफा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बाकी नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है यह भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक भारत का या फिर कह लीजिए दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सूर्य का लगभग 70% हिस्सा किससे बना है, यह पूछा गया है यहाँ पर।
तो सूर्य का 70% हिस्सा, देखिए सूर्य जो है, सन जो है, एक हॉट ग्लोइंग स्पेयर है। किसका बना है? बेसिकली इसे कहा जाता है प्लाज्मा का। ठीक है, प्लाज्मा का बना हुआ स्फेयर है बेसिकली, जिसके अंदर एक सेंटर, बेसिक सोलर सिस्टम जो है हमारा, ये जो सोलर सिस्टम है इसके सेंटर में क्या है? सन है, और बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो इस तरीके से चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं सन की, तो सन बना है 70% ऑफ हाइड्रोजन से, 28% ऑफ हीलियम का। ठीक है, 70% हाइड्रोजन से बना हुआ है सन, और 28% बना है हीलियम से। और इसके अंदर कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन 1.5% देखने को मिलता है। और बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो 0.5% के अंदर देखने को मिलते हैं। और वो 0.5 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जैसे कि आपका नियॉन हो गया, आयरन है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0.5% के अंदर का आते हैं। 1.5% के अंदर का आता है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम 28% एंड हाइड्रोजन जो है वो 78%। 70% पूछा गया था, हिस्सा किससे बना है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। और सन जो है एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहाँ पर? अर्थ के लिए, अर्थ की लाइफ को चलाने के लिए, मतलब धरती पर जो जीवन चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है, उसको चलाने के लिए सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में स्थित है? यह पूछा गया है। तो ये है केरला के अंदर, केरला, केरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, इसको नेशनल पार्क बनने से पहले, मतलब इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा मिला वो कब मिला? ये मिला था 1984 को। देखिए ये ईयर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है अब नए जो फ्रेम हो रहे हैं उसमें आपको क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कब आया है। तो जहाँ जहाँ लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो 1984 में ये बनता है नेशनल पार्क, बट इससे पहले, नेशनल पार्क बनने से पहले, ठीक है, ये क्या था? इसको डिक्लेयर किया गया था 84 में, बट इनॉग्रेट हुआ था, जैसे कहा ना इनॉग्रेट किया गया, वो किया गया था 1985 के अंतर्गत। ठीक है, बट इससे पहले ये 1914 के अंदर, 1914 के अंदर ये था आपका साइलेंट वैली। दिस इज नेम एज अ साइलेंट वैली फॉरेस्ट। तो साइलेंट वैली फॉरेस्ट था, बट इसको बाद में फिर कन्वर्ट किया गया, इसका नाम चेंज किया गया कि साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था 1914 के अंतर्गत। ठीक है, और 1921 तक ऐसे ही चलता रहा। दिस इज इन बेसिकली 14 के आसपास फॉरेस्ट में था, बट 85 में आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बट हाँ 1985 के अंदर ये नेशनल पार्क बन गया था, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था, ये साल आपको ध्यान रखना है। और ये होता कहाँ पर देखने को मिलता है? दिस इज इन द साउथ मालाबार फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और इसके हेडक्वार्टर्स नीलामपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? नीलामपुर, नीलामपुर के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड और इन सब के जो जितने भी ये प्लेसेस हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स में हम उनके नेशनल पार्क्स को कवर अप करेंगे आगे। Total number of living organisms, both plants and animals in a given area is called। देखिए ये क्या कहलाता है? देखिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई कन्फाइंड एरिया है, ये कन्फाइंड एरिया है, यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली चाहे उसमें प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ये सारा जितना भी एरियाज है इसके अंदर, बेसिकली एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, या कह लीजिए पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम ऑफ हैबिटेट में कहा जाए, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें कहा जाता है बायोम्स या बायोमास बेसिकली। बायोमास इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है बफर्स। बफर्स क्या होता है? बफर्स जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्सेप्ट या डोनेट का काम करते हैं प्रोटॉन को। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने या डोनेशन वाला काम करते हैं, जिसकी वजह से जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प होती है। पीएच आपका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या बेसिक बिहेवियर शो करेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, बैराज, बैराज एक ऐसा ये टर्म आपको डेफिनेटली पता होगा, डैम्स में यूज़ किया जाता है। डैम जो होते हैं आपके बांध, वहाँ पर बैराज वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो
रिवर से या कैनाल है वहाँ से जो पानी आ रहा है उसको स्टोर किया जाता है, वाटर की डेप्थ को इंक्रीज किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बैराज कहलाता है। आपने एक वर्ड नाम सुना होगा, हथनी कुंज बैराज, है ना, तो ये वर्ड जो है वही है बैराज, जहाँ पर वाटर की डेप्थ को इंक्रीज किया जाता है और उस वाटर को फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या इरिगेशन पर्पस के लिए या नेविगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाथोलिथ क्या होता है, देखिए बाथोलिथ जो है ये एक इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है। देखिए जब आपका बेसिकली इग्नियस रॉक होती है कहाँ पर, बीनीथ द अर्थ, बीनीथ द अर्थ मतलब धरती के नीचे। जो आपका मोल्टन मैग्मा है, जो ज्वालामुखी का निकला हुआ जो मटेरियल होता है, वो जब ज़मीन के अंदर दब जाता है, दबने के बाद वो रॉक की फॉर्मेट में आ जाता है, जम जाता है, तो उसको कहा जाता है बाथोलिथ। ठीक है, ये बेसिकली एक इग्नियस रॉक का टाइप है, या बेसिकली कह सकते हैं आप इग्नियस रॉक है ये। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोमास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर का रीजन है, जो बेसिकली कहा जाता है नक्सलाइट एरिया है बेसिकली, तो वहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज इंद्रावती नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इंद्रावती नेशनल पार्क आपको वहाँ देखने को मिलता है। राजा जी नेशनल पार्क जो है ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर। दुधवा नेशनल पार्क जो है इकलौता नेशनल पार्क है जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। बेल्टा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, दिस इज इन झारखंड। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। राजा जी आपको डेफिनेटली पता होगा, दुधवा भी पता ही होगा, बट इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो। बेल्टा नेशनल पार्क आपका झारखंड के अंदर है। इन विच स्टेट गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क डेफिनेटली आप सभी को पता है कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, दिस इज सिचुएटेड इन द गुजरात। गिर नेशनल पार्क से नाम से जाना जाता है, और ये जो एरिया है या नेशनल पार्क है वो फेमस है एशियाटिक लॉयंस के लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए ये काफ़ी फेमस प्लेस है। और इसका जो एरिया है ये लगभग आपका 1412 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ये। ठीक है, 1412 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा पूरा एरिया देखने को मिलता है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा मतलब होता है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन की घटनाओं से संबंधित है, मतलब एसिड रेन जो है उससे संबंधित कौन सी गैसेस हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। तो इसके लिए बेसिकली दो गैसेस आपकी रिस्पॉन्सिबल है, एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो गैसेस जो है ये एसोसिएटेड हैं, ये एसोसिएटेड है बेसिकली अकरेंस ऑफ द एसिड रेन के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ होता क्या है कि जो आपकी ये गैसेस हैं ये हवा के साथ रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट होने के बाद एसिड रेन बनने का कारण बनती है। और एसिड रेन जो है ह्यूमन स्किन के लिए बेसिकली क्या है, एक तरीके से हार्मफुल रहता है। कई सारे डिजीजेस फैल जाते हैं, कई बार स्किन जल जाती है। ठीक है, तो और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डैश लोकेटेड इन थिकेडी केरला, एक प्लेस है थिकेडी केरला के अंदर, इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स बाउंटी विद द ग्रेट सेंसिक ब्यूटी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक विभिन्न टाइप की बायोडाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी प्लेस है बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दिस इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इफ इन केस कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं दैट इज इन 1982 के अंतर्गत इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है।
कंटेमिनेटेड वाटर्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग। देखिए कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, कंटेमिनेटेड मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो उसकी आवश्यकता नहीं है बेसिकली उसके अंदर मिले होने की। तो उसके अंदर अनडिजायरेबल केमिकल्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं और कई सारी गैसेस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। दाचीगम दाचीगाम नेशनल पार्क या दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह पूछा गया है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। ये लगभग 500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। 500 किलोमीटर के स्क्वायर में एरिया में फैला हुआ है। और ये एक रेंज है। कभी पूछा जा सकता है कि ये किस पहाड़ी पर है या किस माउंटेन रेंज पर है, तो उस रेंज का नाम है जबरवान रेंज। जबरवान रेंज, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। जबरवान रेंज में ये है आपका वेस्टर्न हिमालय का जो हिस्सा है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। और श्रीनगर जो शहर है, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का शहर है JNK का, तो वहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये जो वर्ड नाम है दाचीगाम, तो दाचीगाम का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पर जो दाची वर्ड है इसका मतलब होता है 10 और गांव का मतलब होता है विलेजेस, 10 विलेजेस। तो यहाँ पर जब इसको बनाया गया था, बसाया गया था इस फॉरेस्ट को, बेसिकली ये फॉरेस्ट था पहले, ठीक है, यह बेसिकली पार्क था जो प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट हुआ था 1910 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर 10 गांव हुआ करते थे, उनको रिशिफ्ट किया गया था, मतलब उस जगह से हटाकर दूसरी जगह उन्हें बसाया गया था, ठीक है। तो ये 10 गांवों से मिलकर बना है बेसिकली ये पूरा नेशनल पार्क। प्रोटेक्टेड एरिया था काफ़ी लंबे समय तक, बट इन 1981 के अंदर इस प्रोटेक्टेड एरिया को एज अ नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है दाचीगाम नाम का नेशनल पार्क। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। रामसर कन्वेंशन या अधिवेशन किससे संबंधित है? यह संबंधित है वेटलैंड कंजर्वेशन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? ये हुआ था 1971 के अंदर। एक प्लेस है रामसर सिटी नाम से, रामसर सिटी नाम की एक जगह है। कहाँ पर है? दिस इज इन ईरान। ईरान के अंदर एक जगह है रामसर सिटी, तो जहाँ पर जगह पर हुआ था ये कन्वेंशन या अधिवेशन, तो इसीलिए इसको न कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। इसके अंदर ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंदर बात करी गई कंजर्व करने की एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, मतलब कंजर्व करना है पूरे वेटलैंड्स को और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है ह्यूमन काइंड के लिए। तो इसीलिए ये कन्वेंशन हुई थी, इसीलिए कहा जाता है इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली 2022 के अंतर्गत कई सारे और साइट्स जोड़ी गई हैं। 11 और मोर साइट्स जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर जोड़ी गई हैं, बेसिकली वेटलैंड एरियाज में कंसिडर की गई हैं। तो एट प्रेजेंट भारत के अंदर 75 जो है वो रामसर साइट्स हैं। 75 रामसर साइट्स भारत के अंदर हो चुकी हैं। तो आपको सारी 75 नहीं याद करनी है, जो लेटेस्ट आपकी पिछले एक दो सालों के अंदर ऐड हुई हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। सुपरसोनिक जेट जो है वो किस चीज़ का कारक बनता है थिनिंग करने के लिए, कौन सी लेयर को थिन करता है? तो सुपरसोनिक जेट जो है वो ओजोन लेयर को, बेसिकली ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत को डिप्लीट करता है, उसको पतला करता है सुपरसोनिक जेट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ओजोन लेयर है आपकी, ये अपर एटमॉस्फेयर के अपर वाली लेयर है, जो मतलब ये आपका अर्थ सरफेस है, तो ये आपका एटमॉस्फेयर की लेयर है और इसके ऊपर की जो लेयर है दैट इज ओजोन लेयर, उसमें आपकी सुपरसोनिक जेट्स जो है वो फ्लाई करते हैं। तो वो जब फ्लाई करते हैं तो वो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, उसको पतला करते हैं, जिसकी वजह से कई जगह पतली लेयर्स होने की वजह से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन की, वो अर्थ तक आ जाती हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता ही होगा कि जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे प्लैनेट को और हमें फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन लेयर को पतला करते हैं सुपरसोनिक जेट।
एलिफेंट्स, बियर, राइनो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बियर, सॉरी मैमल्स नॉट बियर, दैट इज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बियर। एलिफेंट, राइनो और बियर, भालू, जो ये सब ई जानवर हैं, ये मैमल के स्तनधारी जीवों के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो क्लास ऑफ एनिमल्स है, इसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं बेसिकली, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, वर्टिब्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो कि एक क्लास है बेसिकली ममेलिया, ममेलिया क्लास की वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिनके अंदर जो फीमेल्स हैं, वो फीमेल्स प्रोवाइड करती हैं मिल्क, किसको? अपने जो उनके यंग वंस हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको मिल्क प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके की जो स्पीसीज हैं उन्हें कहा जाता है मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ में उनके अंदर ब्रेन रीजन होता है, 4 हेयर, 3 मिडल ईयर बोन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैमल्स के होते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैमल्स। इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये पास होता है आपका 1980 के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी है करेक्ट आंसर। 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पास होता है। इसके साथ ही इसका एक अमेंडमेंट भी हुआ था, वो हुआ था, इसका अगर जो पूछा जाए कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इसका अमेंडमेंट कब हुआ था? इसका अमेंडमेंट हुआ था 1988 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके साथ में आपको दो और एक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। एक है आपका इन्वायरमेंटल, लिख देता हूँ मैं, इन्वायरमेंटल, सॉरी नॉट इन्वायरमेंटल, दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आता है? ये आता है 1986 के अंतर्गत। एंड एक आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आता है 1972 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसे ब्रैकेट में आप डाल लीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। गिर नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स, देखिए गिर नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? हमने बात करी थी, क्वेश्चन भी किया था, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? दिस इज इन गुजरात। ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। और दिस इज फेमस फॉर द एशियाटिक लॉयंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एशियाई शेर, उसके लिए ये फेमस एक प्लेस है गुजरात के अंदर। और इस नेशनल पार्क की जो स्टैब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है, वो होती है 1965 के अंदर, ठीक है। और ये लगभग जैसे हमने बात करी थी 1412 किलोमीटर स्क्वायर के एक बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। और जिसके अंतर्गत मतलब इस एरिया में से 258 किलोमीटर स्क्वायर का ये जो एरिया है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है एज अ नेशनल पार्क, ठीक है। मतलब देखिए जो गिर नेशनल पार्क है एक बहुत बड़ा एरिया है, जो 1400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसमें से ये 250 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, वहाँ किसी का भी जाना मना है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो कि बेसिकली क्या है? नेशनल पार्क है। और बाकी जितना भी एरिया है वो 1153 के आसपास का होता है लगभग किलोमीटर स्क्वायर का। तो ये एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो गिर नेशनल पार्क है इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एक पुराना डाटा है, इसकी बात करें तो 2015 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 14वीं एशियाटिक लॉयन का सेंसस हुआ था 2015 में, उसके अनुसार 523 जो है लॉयंस की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है, जो एशियाटिक लॉयंस है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एशियाटिक लॉयंस। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मानस टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है असम के अंदर, असम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। मानस टाइगर रिजर्व और साथ में मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, दैट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके कुछ हिस्से को एज अ नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया है, और यूनेस्को के द्वारा
ये एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो मानस नेशनल पार्क है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज, नेचुरल है ना, नेचर के द्वारा बनाया गया है, तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको यहाँ पर मानस नेशनल पार्क का जो पूरा प्रेमिसेस है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये कंसिडर किया गया था अंडर टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, दैट इज इन 1973। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था प्रोजेक्ट टाइगर का, तो 1973 में शुरू हुआ था, तो उस दौरान इसको अंडर प्रोजेक्ट टाइगर भी कंसिडर किया गया था, इस पूरे इसके कुछ हिस्से को, एरिया को। ठीक है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था, दैट इज इन 1985 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम का मानस नेशनल पार्क। और असम में क्यों फेमस है भाई असम के जो नेशनल पार्क है, वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए, राइनोसोरस के लिए। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो और भी कई सारे नेशनल पार्क हैं, उनको हम आगे कवर अप करते हैं। ओजोन परत की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, विच इज द, या डैश में लिख दिया मैंने, तो इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कहते हैं हम CFC। ठीक है, तो ये एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक लॉन्ग लाइव्ड केमिकल कंपाउंड है, मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसका जो लाइफ टाइम है या लाइफ पीरियड है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा लंबा है। और ये ब्रेक होता है कई सारे पार्ट्स के अंदर आफ्टर सन की रेडिएशन के साथ, सन की से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे मिक्स होने के बाद ये कई सारे क्लोरीन एटम्स में बनकर, मतलब टुकड़ों में टूट कर, ये ओजोन लेयर को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको छिन्न भिन्न करने का काम करता है। ठीक है, तो मेन कॉज जो होता है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड, आई थिंक रिपीट क्वेश्चन आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसे भी। तो पेरियार नेशनल पार्क जो है ये आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन केरला, केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो पेरियार, अच्छा ओके, वो क्वेश्चन था आई थिंक पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से था ये, बट ये पेरियार नेशनल पार्क है, तो केरला में ही है, दोनों जगह की प्लेस में है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसकी लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलती है पंडालम, पंडालम हिल्स के अंदर, पंडालम हिल्स जो है, और साथ में एक हिल्स है कोरो कोडो, सॉरी नॉट कोरो, दैट इज कोरडामम, कोरडामम हिल्स। ठीक है, तो इन हिल्स के बीच में आपको ये देखने को मिलती है केरला के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ये जो बेसिकली पेरियार नेशनल पार्क है ये कब बना था, दैट इज इन 1982 के अंतर्गत ये नेशनल पार्क ऐसा डिक्लेयर किया गया था। और ये बहुत सारे एनिमल स्पीसीज जैसे बंगाल टाइगर, वाइल्ड पिग, इंडियन जाइंट स्क्वायरल या किंग कोबरा, एशियनिक टोड बेसिकली, एशियनिक टोड बेसिकली, या फिर आप कह लीजिए प्लांट स्पीसीज में रोजवुड, सैंडलवुड, स्केयर्ड फिग्स, इन सभी के लिए एक डाइवर्स यहाँ पर देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको इस पूरे पेरियार नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के फ्लोराज एंड फोनाज वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर, केरला के अंदर आपको देखने को मिलता है पेरियार नेशनल पार्क। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, सही से मैच नहीं है, सही युग्म नहीं है, आपको वो बताना है। तो बांद्रा भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलती है, बिल्कुल ये सही मैच है आपका। ससनगीर सेंचुरी, ससनगीर सेंचुरी जिसे आप गिर नेशनल पार्क या गिर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहे हैं, ये आपकी कहाँ पर है, गुजरात में है, बिल्कुल सही मैच है। पन्ना नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही, पन्ना की तमन्ना है ना। पन्ना नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क ये असम में नहीं है, दिस इज इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी का जो इलाका है, जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ना कि असम के अंदर।
तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या फिर आप कहें इसे कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? दिस इज लोकेटेड इन चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु जो जगह है ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। चिकमंगलुरु बेसिकली दिस इज इन द चिकमंगलुरु, मंगलुरु जो जगह है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और इसी नेशनल पार्क का जो दर्जा है ये मिला था 1987 के अंतर्गत, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर हम और अगर जो बात करें कुछ और नेशनल पार्क के बारे में, तो कर्नाटक में एक तो ये हो गया दैट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैट इज बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क है आपको यहाँ पर। नागरहोल नेशनल पार्क भी आपको यहीं मिलेगा। अंसी नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। और ये नेशनल पार्क जो है बेसिकली अगर जो हम बात करें, यहाँ पर केरला दिया हुआ है ना, तो केरला के बारे में अगर जो हम बात करें तो केरला के अंदर हमने बात करी पेरियार नेशनल पार्क की, साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो केरला के हैं। उड़ीसा की जब हम बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर जैसे आपका सिमलीपाल है, सिमलीपाल बेसिकली सिमलीपाल नेशनल पार्क है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर मुद्दुमलाई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। और एक है आपका दैट इज मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु के हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना? चाइना की नेशनल बर्ड कौन सी है? तो चाइना की जो नेशनल बर्ड है बेसिकली वो है रेड क्राउड क्रेन, ठीक, क्राउंड क्रेन बेसिकली। रेड क्राउंड क्रेन इज द नेशनल बर्ड ऑफ द चाइना। जो ठीक है, और रॉबिन जो है वो जो ये दिखा हुआ है रॉबिन, ये नेशनल बर्ड है बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की नेशनल बर्ड है ये, ठीक है। और ये जो है दैट इज यहाँ पर जो बार्न श्वैलो है या आउल है बेसिकली, ये नेशनल बर्ड है ऑस्ट्रिया की, दैट इज ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की नेशनल बर्ड है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल मुकुट वाली क्रेन, ठीक है, रेड क्राउन क्रेन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Which association was formed with the idea of forming a coalition of solar resource rich countries to collaborate on addressing global energy requirement? मतलब ये हो गया वैश्विक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए सौर संसाधन समृद्ध देशों का एक गठबंधन बनाने के विचार के साथ किस संगठन का गठन किया गया? मतलब जो सोलर एनर्जी है हमारी, सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी है, उसको यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें, तो उसके लिए कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन नंबर बी इज द अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। इसको शुरू किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दैट इज फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। और इसके अंदर 121 आई थिंक ज़्यादा हो चुके हैं अब तो कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेंट रही हैं यहाँ पर, जो कि बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ वो हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज़ गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, ठीक है, जिसे आप गुड़गांव के नाम से जानते हैं प्लेस को। तो गुड़गांव के अंदर आपको देखने को मिलते हैं हेडक्वार्टर्स किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? देखिए भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चितमंगलुर और सिमगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है चितमंगलुर और दूसरा है सिमगांव डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है।
यहाँ पर कई सारे एनिमल्स जैसे टाइगर, एलिफेंट, ब्लैक लेपर्ड, मालाबार गाइंट स्क्वेरल, ये बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, बेसिकली ये सब एनिमल्स हैं, ये आपको भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने को मिलते हैं। और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो स्टैब्लिशमेंट होती है दैट इज़ इन 1951 के अंदर इसकी स्थापना होती है। प्रीवियसली मतलब ये भद्रा जो नाम है, इस नाम से पहले इसे कहा जाता था दैट इज़ जगारा, जगारा वैली, जगारा या जगरा वैली या जगारा वैली, बेसिकली मैं कहूँगा इसे जगारा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी ये, ठीक है। और इसका नाम जो है ये देखिए ये पहले थी मतलब आपका 1951 के अंदर, बट इन 1974 के अंदर इसका नाम चेंज हो गया भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की, इसका पुराना नाम क्या था, जगारा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा सही से करेक्टली मैच्ड है ये पूछा गया है। तो देखिए जो बलपक्रम नेशनल पार्क है ये आपका मेघालय के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड है आपका बिल्कुल। तो मेघालय के अंदर जो गारो हिल्स हैं, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स जो हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखने को बलपक्रम नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो करेक्टली पूछा था तो करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकियों को भी देख लेते हैं। नोकरेक नेशनल पार्क जो है दैट इज़ इन, ये भी आपका वेस्टर्न गारो हिल्स के अंदर देखने को मिलेगा, सिक्किम में नहीं है, दिस इज़ इन मेघालय, ठीक है। ये भी आपका मेघालय के अंदर देखने को मिलता है, ना कि सिक्किम के अंदर नोकरेक नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, दैट इज़ इन नॉट आसाम, आसाम के अंदर नहीं है, दिस इज़ इन कर्नाटक के अंदर। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका, बांदीपुर एक जगह है कर्नाटक के अंदर। बेटला नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, दिस इज़ इन झारखंड, ठीक है। हमने बात करी थी बेटला एक जगह है झारखंड के अंदर, बेटला, ठीक है। तो झारखंड के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें पूछा है विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, आपको वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे से बात करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए। तो सबसे नीचे की जो लेयर होती है बेसिकली कहा जाता है उसे ट्रोपोस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है ट्रोपोस्फेयर, चलिए यहीं से कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है सरफेस, जो कि लगभग 12 किलोमीटर की आसपास की होती है, मतलब ज़मीन सतह से अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर की हाइट तक ये आपको देखने को मिलती है ट्रोपोस्फेयर। फिर है इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसके अंदर ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है, और ये लगभग आपका 12 से लेके 50 किलोमीटर की जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके ऊपर होती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और इसकी जो हाइट है ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक की होती है, 50 टू 80 किलोमीटर की हाइट आपको देखने को मिलती है मीजोस्फेयर के अंदर। ये थर्ड आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर की बारी, थर्मोस्फेयर की, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर जो है वो है 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर की जो हाइट है वहां तक के जो एरिया है उसे कहा जाता है थर्मोस्फेयर। एंड इसके बाद जो होता है लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर, दैट इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है इसकी जो रेंज होती है वो 700 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक का जो ऊपर का एरिया है उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। उसके ऊपर फिर आपका आयनोस्फेयर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि एटमॉस्फेरिक लेयर विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक में कौन सी है। तो सबसे नज़दीक में कौन सी हो गई, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ये थी ना सबसे नज़दीक में, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये वाला क्रम है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर। वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, अभी हमने बात करी थी बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो बांदीपुर एक जगह है, कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर ये आपकी नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि डियर, टाइगर, एलिफेंट्स और अदर स्पीसीज के लिए एक होम है बेसिकली, या हैबिटेट एरिया है बेसिकली उनके लिए। अब कुछ नेशनल पार्क के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट लगा के, है ना।
जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो एक है आपका जिम कॉर्बेट। इसको जरा मैं क्लियर करके फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। एक है जिम कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। और ये किसके लिए फेमस है? दैट इज़ फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये एक प्रोमिनेंट एनिमल है यहाँ का, उसके लिए काफ़ी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन हॉर्न राइनो, ठीक है, एक सींग वाला जो राइनोसोरस है वो आपको देखने को मिलता है। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है? एशियाटिक लॉयंस आपको देखने को मिलते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है आपका, दैट इज इन वेस्ट बंगाल के अंदर है आपका। यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलता है। फिर एक सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये कहाँ पर है सरिस्का नेशनल पार्क? दैट इज इन राजस्थान। यहाँ पर भी आपको रॉयल बंगाल टाइगर का जो होम है बेसिकली वो देखने को मिलता है। एक है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। दिस इज फेमस फॉर द डियर, बेसिकली स्वाम्प डियर के लिए ये फेमस प्लेस है। रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है, दिस इज इन राजस्थान। ये भी आपका टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि हम बात कर चुके हैं यहाँ पर, दैट इज फॉर द टाइगर्स। दिस इज ऑल्सो फॉर द टाइगर्स, ठीक है। और एक है नामदफा। एक हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो दैट इज नामदफा। तो ये नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो लेपर्ड है या क्लाउडेड लेपर्ड या टाइगर, इनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। मानस नेशनल पार्क एक है जो कि असम के अंदर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर बफेलो या एक हॉग होता है, वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है मानस नेशनल पार्क। हमने एक बात करी थी दचीगम नेशनल पार्क की, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जो कश्मीरी स्टैग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। एक वो नाम आता है हेमीज नेशनल पार्क। हेमीज नेशनल पार्क का जो कि लद्दाख के अंदर है। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है, ठीक है। जो स्नो लेपर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उनका हैबिटेट है या उनका नेचुरल घर है। पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार नेशनल पार्क के अंदर एलिफेंट्स का प्रिजर्वेशन या एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, वैसे बहुत सारे हैं, तो ये मैंने को ध्यान आया तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये। इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ये सारे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हेमीज नेशनल पार्क, अभी हमने बात करी थी। हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। और ये लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, भारत का हिस्सा है। अब जो दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। जो जितने भी भारत में नेशनल पार्क है, उनमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमीज नेशनल पार्क है। और ये होम है किसका? दिस इज द होम ऑफ हिमालयन वल्चर। हिमालयन वल्चर का ये होम है। स्नो लेपर्ड्स का होम है, और तिब्बतियन वुल्फ जो भेड़िए होते हैं, उनके लिए, इन तीन स्पीसीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हेमिश नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एनिमल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल एनिमल, नॉट पशु, जस्ट मिनट, फॉलोइंग नेशनल एनिमल इज लोकेटेड, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। नेशनल एनिमल नहीं है ये, दिस इज अ नेशनल पार्क, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु नहीं है, ये उद्यान है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिस इज नॉट एन एनिमल, दिस इज अ पार्क, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सा? देखिए, पेरियार आपका केरला के अंदर है, काजीरंगा आपका आसाम के अंदर है, गिर है गुजरात के अंदर। तो वन विहार नेशनल पार्क ही बचा। तो वन विहार नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? दिस इज इन द मध्य प्रदेश, ठीक है।